हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है प्रैक्टिस सेट की क्लास 30। आज है प्रैक्टिस सेट की क्लास 30। मैं आपको बता दूं, इसमें हम जो है डेली 25 क्वेश्चन करते हैं पूरे व्याख्या के साथ। और ये जो क्लास है वो हिंदी यूजी नेट जीआरए वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। इसके पहले मैंने अभी तक 29 क्लास को करा दिया है, आज है क्लास 30। तो आप लोगों ने अगर उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिएगा। और इसके पहले मैंने इसी चैनल पर मैंने 300 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आदिकाल के हैं उसको कराया है 3 पार्ट में। हर एक पार्ट में 100 प्रश्न रखा गया है। अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। वो लगभग में हर एग्जाम के लिए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, केवीएस, मतलब कि एलटी ग्रेड, ये जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं आदिकाल के प्रश्न, वहाँ पे पीवाईक्यू रखे गए हैं, आप लोग उसको जाके भी देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व शुरू करते हैं। देखिए, मैंने इसके पहले वाले क्लास में 25 क्वेश्चन कराया है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 16 से शुरू करेंगे। ठीक। लिखा है कि सोने घाटी का सूरज। प्रश्न संख्या 26 में लिखा है कि सोने घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं। ए श्रीलाल शुक्ल, बी नरेश मेहता, सी हिमांशु श्रीवास्तव, डी शैलेश मटियानी। सोनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है? तो वो है श्रीलाल शुक्ल। विकल्प ए सही है 26 का। सोनी घाटी का सूरज जिसका प्रकाशन वर्ष 1957 है, इसके लेखक श्रीलाल शुक्ल जी हैं। सोनी घाटी का सूरज प्रकाशन वर्ष 1957। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास, श्रीलाल शुक्ल के अन्य उपन्यास यहाँ पे लिखी गई है कौन कौन सी है? राग दरबारी 1968, यहाँ से वहाँ 1969, अंगद के पांव 1958, आदमी का जहर 1972, सीमाएं टूटती हैं 1973, विश्रामपुर का संत 1998। ये श्रीलाल शुक्ल के महत्वपूर्ण उपन्यास है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न प्रश्न संख्या 27 लिखा है इसमें कि काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? ए मानस का हंस, बी चित्रलेखा, सी अंजन नयन और डी नाच्यो बहुत गोपाल। तो काम और राम का द्वंद्व जो है वो किस उपन्यास में है? तो वह है मानस का हंस में। अमृतलाल नागर का ये है, अमृतलाल नागर का ये उपन्यास है। तो 27 का विकल्प ए सही है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि काम और राम का द्वंद्व अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस उपन्यास में चित्रित है। और भगवती चरण वर्मा की जो चित्रलेखा है उसमें पाप पूरे का वर्णन है। चित्रलेखा में जो है वो पाप पुण्य का वर्णन को दिखाया गया है। खंजन नयन ये अमृतलाल नागर द्वारा रचित सूरदास की कृति पर, सूरदास की भक्ति पर आधारित है। सूरदास की भक्ति पर आधारित है। नाच्य बहुत गोपाल, इसकी अगर बात करें तो ये भी किसकी है? तो ये भी अमृतलाल नागर की है। और इसमें महतरम कही जाने वाली अछूत जाति की सामाजिक व अतरंग जीवन की करुणामयी, रसाद्र व हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। प्रश्न संख्या 28 लिखा है कि भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं। ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी रामचंद्र शुक्ल। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। विकल्प ए सही है 28 का। देखिए, भारतीय काव्य साहित्य का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। वाजपेयी जी आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ है जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नया साहित्य, नए
नए प्रश्न। फिर साहित्य एक अनुशीलन, प्रेमचंद एक साहित्य विवेचन, प्रकृतिका महाकवि सूरदास तथा महाकवि निर्मला, ये इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ है। ये इनका मतलब कि ये ग्रंथ है पूरा कि जयशंकर प्रसाद मतलब कि ये ग्रंथ है। ठीक, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जयशंकर प्रसाद ये ग्रंथ है। तो यहाँ पे लिखा है ना प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन, ये भी एक ग्रंथ है इन्हीं का, नंद दुलारे वाजपेयी जी का। प्रश्न संख्या 29, लिखा कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं। ए जयशंकर प्रसाद, बी अज्ञे, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी महादेवी वर्मा। तो 29 का आंसर क्या होगा कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो वो है महादेवी वर्मा। विकल्प डी सही है 29 का। देखिए यहाँ पे उत्तर डी लिखा है कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध महादेवी वर्मा के आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। इसका प्रकाशन 1962 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? ए कलम का मजदूर, बी कलम का सिपाही, सी मेरी पत्नी और भेड़िया और डी प्रेमचंद घर पर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? तो कौन सी रचना जो वो जीवनी नहीं है, तो मेरी पत्नी और भेड़िया ये जीवनी नहीं है। विकल्प सी सही है, बाकी ये तीनों जीवनी है। कलम का मजदूर, कलम के सिपाही और प्रेमचंद घर में, ये तीनों जीवनी है। देखो, मेरी पत्नी और भेड़िया ये धर्मवीर भारती द्वारा रचित आत्मकथा है, ना कि जीवनी। कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा, कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा तथा प्रेमचंद घर में ये शिवरानी देवी जो प्रेमचंद की पत्नी के द्वारा लिखित मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। प्रश्न संख्या 31, अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत शिवनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? ए चंद्रगुप्त, बी चाणक्य, सी सिल्यूकस और डी राक्षस। अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत शिवनी का रहना आवश्यक है। ये संवाद किसका है, तो वह है चाणक्य का। विकल्प भी सही है 31 का। देखो यहाँ पे लिखा भी कि अतः दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत शिवनी का रहना आवश्यक है। ये संवाद चाणक्य का है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये चाणक्य की अन्य प्रसिद्ध कथन है। अरुण अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये कार्नेलिया का कथन है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। प्रश्न संख्या 32, लिखा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? ए सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, बी आठवां स्वर्ग, सी नायक खलनायक विदूषक और डी शकुंतला की अंगूठी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा की किस नाटक में आया है? तो किस में आया है, तो आठवां स्वर्ग में। विकल्प भी सही है 32 का। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के नाटक आठवां स्वर्ग 1976 में आया है। सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक, इसमें स्त्री पुरुष संबंध में उत्तर आधुनिक व्यंजना है। शकुंतला की अंगूठी में पैसे के समक्ष कला की महत्वहीनता व्यक्त की गई है। और नायक खलनायक विदूषक इनका अन्य नाटक है सुरेंद्र वर्मा का। प्रश्न संख्या 33, लिखा कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? ए बड़ी लड़की, बी छोटी लड़की,
सी स्त्री और डी लड़का। तो प्रश्न संख्या 33 का आंसर क्या होगा कि आधे अधूरे नाटक के इस प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है। तो किससे है, तो वह है बड़ी लड़की। विकल्प ए सही है। 33 का विकल्प ए सही है। कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। इस संवाद का संबंध बड़ी लड़की से है। प्रश्न संख्या 34 लिखा है इसमें, कारवां किसका एकांकी संग्रह है। ए उपेंद्र नाथ अश्क, बी विष्णु प्रभाकर, सी राम कुमार वर्मा और डी भुवनेश्वर प्रसाद। कारवां किसका एकांकी संग्रह है, तो वो किसका है, तो भुवनेश्वर प्रसाद का है। विकल्प डी सही है। देखिए विकल्प डी सही है। लिखा है कि कारवां भुवनेश्वर प्रसाद का एक एकांकी संग्रह है। तांबे के कीड़े एक एक साम्यहीन साम्यवादी एकांकी के भाव, पतित प्रतिभा का विवाह, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, स्ट्राइकर, ऊसर इनके नाटक एवं एकांकी हैं। किसके, भुवनेश्वर प्रसाद के एकांकी और नाटक हैं। प्रश्न संख्या 35 लिखा है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। ए रचना काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है, तो वो कौन सा है, तो वो है ऑप्शन डी सही है। मादा कैक्टस। मादा कैक्टस की बात करें तो 1959 ईस्वी। द्रौपदी। देखिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आगे लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। जब आंसर आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा। द्रौपदी। द्रौपदी की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1972 है। सिंहासन खाली है। सिंहासन खाली है। अगर इसकी बात करें सुशील कुमार सिंह की 1974 है और एक और द्रोणाचार्य शंकर से इसका 1977। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी सही है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि उत्तर डी मादा कैक्टस 59 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा का है। द्रौपदी 1972 ईस्वी लक्ष्मी नारायण लाल का है। सिंहासन खाली है 1974 ईस्वी सुशील कुमार सिंह का है। और एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी शंकर शेष का ये नाटक है। प्रश्न संख्या 36 लिखा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 36 का आंसर क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन सी भारत जननी 1877, स्कंदगुप्त 1928, अंधा युग 1955 और आधे अधूरे 1969। आगे लिखा है उसको देख लेते हैं। देखिए भारत जननी इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1877 और इसके रचनाकार कौन है, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। स्कंदगुप्त 1928, जयशंकर प्रसाद, अंधा युग 1955, धर्मवीर भारती और आधे अधूरे 1969 ईस्वी मोहन राकेश। विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 27 में लिखा है कि रस सूत्र विभावनु भाव व्यभिचारिस संयोगाद्र निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है। ए साहित्य दर्पण, बी नाट्यशास्त्र, सी रस गंगाधर और डी दस रूपक। प्रश्न संख्या 37 का आंसर क्या होगा, तो 37 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ये नाट्यशास्त्र में आया है। विकल्प बी सही है 37 का। देखिए विकल्प उत्तर भी सही है। भरत मुनिकृत नाट्य शास्त्र में आया है। इस सूत्र में भरत मुनि ने बताया है कि स्थाई स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। किस किस से भरत मुनि ने किस किस से बताया है कि रस की निष्पत्ति होती है, स्थाई भाव से, विभाव से, अनुभाव से और संचारी भाव से, संयोग भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है।
साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने वाक्य रसात्मक काव्यन सूत्र दिया है। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द कायम सूत्र दिया है और 10 रूपक धनंजय कृत नाटक की 10 रूपों का लक्षण एवं विशेषता का प्रकट करने वाला ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 38 लिखा कि जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई है वहां कौन सा अलंकार होता है? ए विभावना, बी निदर्शन निदर्शना, सी असंगति और डी अर्थांतरन्यास। जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां कौन सा अलंकार होता है? तो होता है विभावना। विकल्प ए सही है। 38 का विकल्प ए यहाँ पे उत्तर है। उत्तर ए। प्रश्न संख्या 39 लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा रस का अव्यय नहीं है? ए भाव, बी विभाव, सी अनुभाव, डी संचारी भाव। निम्नलिखित में से कौन सा रस का अव्यय नहीं है? तो कौन सा रस का अव्यय नहीं है? वह भाव। भाव जो वो रस का अव्यय नहीं है। विकल्प ए सही 39 का। उत्तर ए लिखा है कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि द्वारा प्रदत्त सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचार संयोगद्रास निष्पत्ति से स्पष्ट है कि विभाव अनुभाव व संचारी या व्यभिचारी भाव से ही भाव ही रस के अव्यय है, न कि भाव के। प्रश्न संख्या 40 निम्नलिखित में से कौन काव्य गुण नहीं है? इनमें से कौन सा काव्य का गुण नहीं है? ए श्लेष, बी माधुर्य, सी शक्ति और डी समाधि। तीन में से कौन काव्य का गुण नहीं है? तो वो कौन है? तो वह शक्ति। विकल्प सी सही है 40 का। देखिए श्लेष माधुर्य व समाधि काव्य के गुण हैं जबकि शक्ति काव्य गुण नहीं है, इसलिए विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 41 लिखा है काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी यहाँ पे पी और सी ऊपर नीचे हो गया तो बी यहाँ पे है कि नगेंद्र, सी में कि नंद दुलारे वाजपेयी और डी में हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 41 का आंसर क्या होगा? 41 का आंसर क्या होगा? तो ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। देखिए यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है में कहा है कि जिस तरह आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी तरह हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। प्रश्न संख्या 42 लिखा कि निम्नलिखित काव्य शास्त्रियों ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। 42 में लिखा कि निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय और ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो है विकल्प डी सही है। ध्वानालोक 9वीं सदी, वक्रोक्ति जीवतम 10वीं सदी, कवि कंठाभरण 11वीं सदी और साहित्य दर्पण ये 14वीं सदी के पूर्वार्ध। 42 का डी सही है। आगे लिखा है देखिए उत्तर डी है। लिखा है यहाँ पे काव्य शास्त्र ग्रंथ काल और ग्रंथकार। ध्वानालोक 9वीं शताब्दी उत्तरार्ध किसका है? आनंदवर्धन का है। वक्रोक्ति जीवतम 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध किसका है? कुंतक का है। कवि कंठाभरण 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध क्षेमेंद्र का है और साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी पूर्वार्ध ये विश्वनाथ का है। प्रश्न संख्या 43 अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? ए 26 अध्याय, बी 25 अध्याय,
सी 24 अध्याय और डी 23 अध्याय। अरस्तु के द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं? तो वह है 26 अध्याय। विकल्प ए सही है 43 का। देखो, अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कुल 26 अध्याय हैं। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। किसके? प्लेटो के। अरस्तु ने महाकाव्य और त्रासदी के स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया है। काव्य जगत को अनुकरण व विरेचन नामक दो सिद्धांत दिए हैं। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? ए जॉक देरिदा, बी डेनियल वेल, सी रोला बार्थ और डी रेमंड विलियम्स। प्रश्न संख्या 44 का आंसर क्या होगा कि इनमें से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? तो किसका नहीं है? तो रेमंड विलियम्स का जो है उसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है। रेमंड विलियमसन का संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है, शेष सभी का संबंध उत्तर आधुनिकता से है। प्रश्न संख्या 45, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वह होगा ऑप्शन सी सही है। कुवल्यमाला, कुवल्यमाला कथा, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। आगे लिखा है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। कुवल्यमाला की अगर बात करें तो 9वीं शताब्दी, राउलवेल की है 11वीं शताब्दी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का है 12वीं शताब्दी और वर्ण रत्नाकर है 14वीं शताब्दी। आगे लिखा है, देखिए, कुवल्यमाला कथा 9वीं शताब्दी, किसका है? उद्योतन सूरि का ये रचना है। राउलवेल 11वीं शताब्दी, रोडा कवि की रचना है। उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी, दामोदर पंडित का है और वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी, किसका है? ज्योतिरेश्वर ठाकुर का है। प्रश्न संख्या 46, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? वो कौन सा है? तो वो होगा ऑप्शन सी सही है। कुह पावती 1669, हंस जवाहिर 1731, अनुराग बासुरी 1764 और यूसुफ जुलेखा 1790। ठीक, तो विकल्प सी सही है 46 का। आगे लिखा है, देखो, कुह पावती 1669 किसका है? दुख हरण का है। हंस जवाहिर 1731 किसका है? कासिम शाह का है। अनुराग बासुरी 1764 ईस्वी किसका है? नूर मोहम्मद का है। और यूसुफ जुलेखा 1790 ईस्वी किसका है? शेख निसार का है। शेख निसार का है ये। ठीक, प्रश्न संख्या 47, लिखा कि रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? वो कौन सा है? तो वो होगा ऑप्शन ए सही। कृतिलता 14वीं सदी, भक्तमाल 16वीं सदी, चिताई वार्ता 16वीं सदी और चित्रावली ये भी 16वीं शताब्दी। ठीक, तो 47 का ऑप्शन ए सही है। उत्तर ए कीर्तिलता 14वीं सदी, विद्यापति का भक्तमाल 16वीं सदी, नाभादास का चिताई वार्ता 16वीं सदी, नारायण दास का और चित्रावली 16वीं सदी उस्मान का। ये विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 48, लिखा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार आगे के निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आगे की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो कौन सा होगा? तो वो है विकल्प सी से। पहले इत्लेयम आएगा, इत्यलम 1946 ईस्वी, हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी, आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी और कितनी नावों में कितनी बार 1967 ईस्वी। आगे लिखा है, इसको देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आगे की रचनाओं का सही अनुक्रम इस प्रकार है। इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, आंगन के पार द्वार 1961
और कितनी नावों में कितनी बार? 1967। देखिए प्रश्न संख्या जो 49 था उसको मैंने स्किप कर दिया क्योंकि उसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो इसीलिए उसको मैंने रोक दिया है। अब प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं। लिखा है प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? वो कौन सा है? तो वो ऑप्शन डी सही है। निहार। निहार की बात करें तो 1930। रश्मि रश्मि की बात करें 1932। निर्जा निर्जा 1934 और दीपशिखा 1942। ये महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियां हैं। तो 50 का ऑप्शन डी सही है। देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। निहार 1930, रश्मि 1932, निराज निर्जा 1934 और दीपशिखा 1942। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे और क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।